जरा एक पल के लिए रुक कर सोचिए, आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं? सफलता, पैसा, प्यार, सम्मान, शांति, कुछ भी हो सकता है। अब खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जितनी ज्यादा शिद्दत से आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, वो चीज उतनी ही ज्यादा आपसे दूर भागती हुई लगती है? ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई आपकी किस्मत का खेल नहीं है, ये आपके दिमाग के काम करने का तरीका है। जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हैं तो हमारे अंदर एक डर पैदा होता है, अगर ये नहीं मिला तो। और यही डर धीरे धीरे हमारी सोच, हमारे फैसलों और हमारे व्यवहार को कंट्रोल करने लगता है। यहीं से ओवर थिंकिंग शुरू होती है। हम एक ही बात को बार बार सोचते हैं, एक ही रिजल्ट को पकड़कर बैठ जाते हैं और खुद पर इतना दबाव बना लेते हैं कि हमारा सबसे अच्छा देना भी मुश्किल हो जाता है। अब ध्यान से समझिए, समस्या चाहने में नहीं है, समस्या चिपक जाने में है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप लक्ष्य छोड़ दें। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप उदासीन हो जाएं या कोशिश करना बंद कर दें। डिटैचमेंट का असली मतलब है आप पूरी ईमानदारी से अपना काम करें, लेकिन अपनी खुशी को रिजल्ट का गुलाम न बनाएं। एक उदाहरण समझिए, जब कोई बच्चा खेल खेल में दौड़ता है तो वो तेज दौड़ता है, लेकिन जैसे ही उससे कहा जाए अब जीतना ही है, उसका शरीर सख्त हो जाता है, सांस भारी हो जाती है और वही बच्चा लड़खड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि दबाव ने उसकी प्राकृतिक क्षमता को रोक दिया। यही बात हमारी पूरी जिंदगी में होती है। जब हम रिलेशनशिप में ज्यादा क्लिंगी हो जाते हैं तो सामने वाला घुटन महसूस करने लगता है। जब हम पैसे को जिंदगी का आधार बना लेते हैं तो डर के कारण गलत फैसले लेने लगते हैं। जब हम सफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं तो असफलता का डर हमें अंदर से कमजोर कर देता है। डिटैचमेंट हमें यही सिखाता है कि आप अपनी पूरी ताकत लगाइए, लेकिन अंदर से शांत रहिए, क्योंकि शांत दिमाग ही सही निर्णय लेता है, शांत दिमाग ही अवसर पहचानता है और शांत दिमाग ही सबसे ज्यादा आकर्षक होता है। जब आप अंदर से कहते हैं मैं ठीक हूं चाहे जो हो, तभी असली कॉन्फिडेंस पैदा होता है। और यही कॉन्फिडेंस लोगों को, अवसरों को और सफलता को आपकी ओर खींचता है। डिटैचमेंट आपको कमजोर नहीं बनाता, डिटैचमेंट आपको आजाद बनाता है। आजाद उस डर से, आजाद उस बेचैनी से जो आपको खुद से दूर कर देती है। यही वो छुपी हुई ताकत है जिसे समझ लेने के बाद जिंदगी भारी नहीं लगती, जिंदगी बहने लगती है। अब जरा गहराई से समझते हैं उस जाल को जिसमें ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं और उन्हें खुद भी पता नहीं चलता कि वे कब अपनी शक्ति खो बैठते हैं। नीडीनेस बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर से इंसान को धीरे धीरे खोखला कर देती है। नीडीनेस का मतलब सिर्फ किसी इंसान पर निर्भर होना नहीं है। नीडीनेस तब भी होती है जब आपकी शांति, आपका आत्मसम्मान किसी एक रिजल्ट पर टिक जाता है। जब आप मन ही मन कहने लगते हैं, अगर ये काम नहीं हुआ तो सब खत्म, अगर ये इंसान चला गया तो मैं टूट जाऊंगा, अगर पैसा नहीं आया तो मेरी कोई कीमत नहीं, यहीं से नीडीनेस शुरू हो जाती है। और नीडीनेस का पहला असर पड़ता है सोच पर। आपका दिमाग शांत नहीं रहता, वो बार बार एक ही बात को घुमाता है, हर संभव नकारात्मक स्थिति की कल्पना करता है, छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देता है। यही ओवरथिंकिंग है। ओवरथिंकिंग आपको ज्यादा समझदार नहीं बनाती, वो आपको ज्यादा डरपोक बना देती है। आप फैसले लेने से डरने लगते हैं, आप हर कदम पर शक करने लगते हैं और सबसे खतरनाक बात, आप अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा खो बैठते हैं। एक उदाहरण समझिए, मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। अगर आपका मन शांत है तो आप अपने अनुभव, अपनी क्षमता और अपने ज्ञान को अच्छे से व्यक्त कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज चल रही है, ये नौकरी मिलनी ही चाहिए, तो आपका शरीर तनाव में आ जाएगा, आपकी आवाज कांपने लगेगी और आप वही बातें भूलने लगेंगे जिन्हें आप अच्छे से जानते थे। ये आपकी काबिलियत की कमी नहीं है, ये दबाव का असर है। नीडीनेस हमेशा हमें भविष्य में खींच ले जाती है। आगे क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो। और क्योंकि भविष्य हमारे कंट्रोल में नहीं है, दिमाग असुरक्षित महसूस करता है। यही असुरक्षा रिश्तों को खराब करती है। जब हम किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीद करने लगते हैं तो हम अनजाने में उन पर दबाव डाल देते हैं। हम बार बार वैलिडेशन चाहते हैं,
और सामने वाला चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, अंदर से दूरी बनाने लगता है। किताब बहुत साफ शब्दों में कहती है, जिस चीज की आपको सख्त जरूरत होती है वही चीज आपसे दूर जाने लगती है, क्योंकि नीडीनेस आपके व्यवहार को अप्राकृतिक बना देती है। आप अपने असली रूप में नहीं रहते, आप अप्रूवल सीकिंग मोड में चले जाते हैं। ओवर थिंकिंग इस जाल को और मजबूत बना देती है। आप हर बात का एनालिसिस करते हैं, हर शब्द, हर प्रतिक्रिया, हर संकेत को तौलते हैं, और इस प्रक्रिया में आप वर्तमान क्षण को खो देते हैं, जबकि आपकी पूरी शक्ति इसी क्षण में होती है। डिटैचमेंट का पहला लाभ यही है कि यह नीडीनेस को पहचानने की शक्ति देता है, और जैसे ही आप नीडीनेस को देख लेते हैं, उसकी पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। आप समझने लगते हैं कि आपका मूल्य किसी एक परिणाम से तय नहीं होता, आपका अस्तित्व किसी एक इंसान की हां या ना पर निर्भर नहीं है, और आपकी जिंदगी एक ही मौके तक सीमित नहीं है। यहीं से दिमाग हल्का होना शुरू करता है, और जैसे जैसे दिमाग हल्का होता है वैसे वैसे ओवर थिंकिंग की आवाज धीमी पड़ने लगती है। अब यहाँ एक बुनियादी सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है। जिंदगी में सबसे ज्यादा तनाव हमें हालात नहीं देते, तनाव हमें हमारी जकड़ देती है। हम चीजों को पकड़ कर रखना चाहते हैं, परिणाम को, लोगों को, पहचान को, भविष्य को, और जितना ज्यादा हम पकड़ते हैं उतना ही दिमाग सख्त होता चला जाता है। लेटिंग गो की फिलॉसफी यही कहती है कि आप जीवन को मुट्ठी में बंद करके नहीं, खुले हाथों से जीते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लक्ष्यहीन हो जाएं। इसका मतलब ये है कि आप अपने लक्ष्य को अपनी खुशी का मालिक न बनने दें। किताब बहुत साफ शब्दों में समझाती है, हमारा दुख चीजों के जाने से नहीं बल्कि उनसे हमारी पहचान जुड़ जाने से होता है। जब कोई कहता है अगर ये नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं, तो असल में वो परिणाम को अपनी पहचान बना रहा है। लेटिंग गो इस पहचान को तोड़ता है। आप कहते हैं मैं प्रयास हूं, मैं सीख हूं, परिणाम सिर्फ एक प्रतिक्रिया है। यह सोच व्यक्ति को भीतर से स्थिर बनाती है। एक उदाहरण समझिए, दो लोग एक ही परीक्षा देते हैं। एक व्यक्ति पूरी तैयारी करता है लेकिन खुद को सिर्फ रिजल्ट से नहीं जोड़ता। दूसरा व्यक्ति दिन रात यही सोचता है कि पास होना ही है। पहला व्यक्ति परीक्षा में शांत रहता है, दूसरा व्यक्ति दबाव में आ जाता है। अक्सर देखा गया है कि जो व्यक्ति शांत रहता है वही बेहतर प्रदर्शन करता है, क्योंकि लेटिंग गो दिमाग को लड़ने की जगह काम करने देता है। लेटिंग गो का असली अर्थ है आउटकम को सम्मानपूर्वक स्वीकार करना, ना कि उससे भागना। आप प्रयास करते हैं और जो आता है उसे सीख की तरह देखते हैं, सजा की तरह नहीं। किताब बताती है कि जब हम परिणाम छोड़ देते हैं तो हम वर्तमान में आ जाते हैं, और वर्तमान ही वो जगह है जहां आपकी पूरी क्षमता मौजूद होती है। आप भविष्य के डर से बाहर आते हैं और अतीत के पछतावे से भी। ये कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल रीसेट है। लेटिंग गो आपको रिएक्टिव नहीं, रिस्पॉन्सिव बनाता है। आप हालात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, आप समझकर जवाब देते हैं। और यही फर्क है एक उलझे हुए इंसान और एक परिपक्व इंसान में। किताब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन देती है, जिस दिन आप परिणाम छोड़ते हैं उस दिन आप खुद को जीतने लगते हैं, क्योंकि अब आप हार से नहीं डरते, और जो हार से नहीं डरता वो जोखिम ले पाता है, और जो जोखिम ले पाता है वही आगे बढ़ता है। लेटिंग गो आपको कमजोर नहीं बनाता, ये आपको भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि जिंदगी के उतार चढ़ाव आपको हिला नहीं पाते। आप बहते हैं लेकिन टूटते नहीं, आप कोशिश करते हैं लेकिन खुद को खोते नहीं। यही डिटैचमेंट की जड़ है, यही वो आधार है जिस पर आगे की सारी समझ टिकी हुई है। अब एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल उठता है, अगर डिटैचमेंट इतना जरूरी है तो फिर काम कैसे किया जाए? एक्शन लेते हुए डिटैच्ड कैसे रहा जाए? यहीं पर ज्यादातर लोग उलझ जाते हैं। या तो लोग इतना डिटैच्ड हो जाते हैं कि एफर्ट ही कम कर देते हैं, या फिर इतना एफर्ट डालते हैं कि डिटैचमेंट पूरी तरह खो देते हैं। किताब इसी संतुलन को एक्शन ओरिएंटेड डिटैचमेंट कहती है। इसका पहला नियम बहुत साफ है, एक्शन पर पूरा कंट्रोल, रिजल्ट पर नहीं। आप ये तय कर सकते हैं कि आज आप कितना प्रयास करेंगे, लेकिन ये तय नहीं कर सकते कि बाहर की दुनिया कैसे प्रतिक्रिया देगी। जैसे ही आप इस फर्क को समझ लेते हैं, दिमाग हल्का हो जाता है। किताब सुझाव देती है कि हर लक्ष्य को 2 हिस्सों में बांट दीजिए। पहला हिस्सा आपके नियंत्रण में आने वाले काम, दूसरा हिस्सा आपके नियंत्रण से बाहर की चीजें,
और फिर अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ पहले हिस्से पर लगाइए। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है सीखना, योजना बनाना, ईमानदारी से काम करना। लेकिन ग्राहक कब आएगा, मार्केट कब बदलेगी, ये सब आपके हाथ में नहीं है। जैसे ही आप इस सच को स्वीकार कर लेते हैं, तनाव अपने आप कम हो जाता है। एक्शन ओरिएंटेड डिटैचमेंट का दूसरा नियम है प्रोसेस से जुड़ाव, आउटकम से दूरी। आप रोज अपने प्रोसेस को बेहतर बनाते हैं। आप खुद से पूछते हैं कि आज मैंने अपने स्तर पर सबसे अच्छा क्या किया, ना कि ये कि आज मुझे क्या मिला। ये सवाल आपकी पहचान बदल देता है। तीसरा नियम है इमोशनल न्यूट्रलिटी। इसका मतलब ये नहीं कि आप भावनाहीन हो जाएं। इसका मतलब है कि आप एक्सट्रीम खुशी और एक्सट्रीम निराशा दोनों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि दोनों ही आपके अगले एक्शन को प्रभावित करते हैं। अगर सफलता आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना देती है और असफलता आपको अंडर कॉन्फिडेंट बना देती है, तो दोनों ही स्थिति आपको असंतुलित करती हैं। डिटैचमेंट आपको बीच में स्थिर रखता है। किताब एक सरल सा अभ्यास बताती है। हर दिन के अंत में अपने आप से बस एक सवाल पूछिए, क्या मैंने आज अपना 100% दिया? अगर जवाब हाँ है तो परिणाम को छोड़ दीजिए, और अगर जवाब नहीं है तो गिल्ट में जाने की बजाय अगले दिन सुधार कीजिए। यही फॉर्मूला है, एक्शन बिना अटैचमेंट के और कमिटमेंट बिना डेस्परेशन के। एक एथलीट का उदाहरण लीजिए। वो रोज अभ्यास करता है, लेकिन हर दिन ओलंपिक मेडल की कल्पना नहीं करता। वो बस आज की ट्रेनिंग पर ध्यान देता है। यही कारण है कि जो लोग इस फॉर्मूला को अपनाते हैं वे लंबे समय तक कंसिस्टेंट रह पाते हैं, क्योंकि उन्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी आदतें उन्हें आगे बढ़ाती हैं। एक्शन ओरिएंटेड डिटैचमेंट आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर लाता है, क्योंकि अब डर नहीं रहता। आप जानते हैं कि आपका काम है चलना, मंजिल अपने समय पर आएगी। और यही विश्वास आपके हर कदम को शांत, सटीक और प्रभावी बना देता है। यही वो अवस्था है जहां मेहनत बोझ नहीं लगती और प्रयास संघर्ष नहीं लगता। आप करते हैं लेकिन खिंचते नहीं, आप आगे बढ़ते हैं लेकिन खुद को खोते नहीं। अब यहां एक बहुत दिलचस्प और अक्सर गलत समझा जाने वाला सच सामने आता है। लोग सोचते हैं कि अट्रैक्शन किसी जादू की तरह काम करता है, लेकिन किताब साफ कहती है अट्रैक्शन कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है। ये आपके अंदर की मानसिक अवस्था का बाहर की दुनिया में पड़ने वाला असर है। जब आप अटैच्ड होते हैं तो आप बेचैन होते हैं, आपकी सोच सीमित हो जाती है, आपका व्यवहार अप्राकृतिक हो जाता है और दुनिया इस बेचैनी को महसूस करती है, भले ही आप कुछ कहें या ना कहें। डिटैचमेंट इस पूरी ऊर्जा को बदल देता है। जब आप डिटैचमेंट में होते हैं तो आप अंदर से स्थिर होते हैं। आप किसी चीज को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे होते, आप खुद को साबित करने में लगे नहीं होते, और यही स्थिरता सबसे ज्यादा आकर्षक होती है। किताब बताती है कि लोग शब्दों से ज्यादा आपकी एनर्जी पर प्रतिक्रिया देते हैं। एक उदाहरण समझिए। दो लोग एक ही कमरे में आते हैं। एक व्यक्ति शांत है, सहज है, उसे किसी से अप्रूवल नहीं चाहिए। दूसरा व्यक्ति बेचैन है, हर किसी को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। बिना कुछ कहे भी आप जानते हैं कि किसके पास खिंचाव ज्यादा है। डिटैचमेंट आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाता है, और सेल्फ सफिशिएंसी सबसे बड़ा अट्रैक्टर है, क्योंकि जब आप कहते हैं मुझे चाहिए तो आप कमी की अवस्था में होते हैं, और जब आप कहते हैं मैं ठीक हूं तो आप पूर्णता की अवस्था में होते हैं। दुनिया पूर्णता की ओर खिंचती है, कमी की ओर नहीं। डिटैचमेंट आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल देता है, आपका टोन बदल जाता है, आपकी आंखों में डर नहीं होता, और यही बदलाव रिश्तों में, काम में और अवसरों में फर्क पैदा करता है। किताब एक बहुत प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन देती है। जो लोग डेस्परेटली नौकरी ढूंढते हैं वे अक्सर रिजेक्ट होते हैं, और जो लोग स्किल पर ध्यान देते हैं वे अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि पहले समूह की एनर्जी है मुझे चाहिए, और दूसरे की एनर्जी है मैं तैयार हूं। डिटैचमेंट आपको नीडी नहीं, वैल्यूएबल बनाता है। जब आप रिजल्ट छोड़ देते हैं तो आप एक्सपेरिमेंटेशन के लिए खुल जाते हैं, आप नए तरीके अपनाते हैं, आप जोखिम लेने से नहीं डरते, और यही ओपननेस नए अवसरों को जन्म देती है। किताब यह भी बताती है कि डिटैचमेंट आपको पेशेंस देता है। आप चीजों को समय देते हैं, आप हर देरी को असफलता नहीं मानते, और पेशेंस अक्सर उन लोगों के पास होती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं। यही भरोसा आपके शब्दों में, आपके फैसलों में और आपकी उपस्थिति में झलकता है।
डिटैचमेंट किसी चीज को बुलाने की कोशिश नहीं करता, वो बस रास्ता साफ करता है। आप भीतर से शांत होते हैं और बाहर की दुनिया अपने आप प्रतिक्रिया देती है। यही कारण है कि जब आप किसी चीज के पीछे भागना छोड़ देते हैं तो वो चीज आपको ढूंढने लगती है, क्योंकि अब आप डर से नहीं, स्थिरता से काम कर रहे होते हैं, और स्थिरता हमेशा आकर्षण पैदा करती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे किताब बहुत शांत तरीके से समझाती है। डिटैचमेंट सिर्फ बाहर के परिणामों को नहीं बदलता, वो सबसे पहले आपके अंदर के निर्णय लेने के तरीके को बदलता है। जब आप किसी चीज से चिपके होते हैं तो आप वही फैसले लेते हैं जो आपको तुरंत राहत दें, भले ही वो लंबे समय में गलत हो। लेकिन डिटैचमेंट में आप तुरंत संतुष्टि नहीं ढूंढते, आप सही निर्णय ढूंढते हैं। यही कारण है कि डिटैच्ड व्यक्ति अक्सर कम बोलता है लेकिन सटीक बोलता है। वो हर अवसर पर हाँ नहीं कहता, वो सिर्फ उन्हीं अवसरों को चुनता है जो उसके मूल्यों से मेल खाते हैं। और यही चयन की शक्ति आकर्षण को जन्म देती है, क्योंकि दुनिया उन लोगों पर भरोसा करती है जो खुद को बेचने की कोशिश नहीं करते। किताब बताती है कि डिटैचमेंट आपको कंपैरिजन से बाहर निकाल देता है। आप दूसरों की गति से परेशान नहीं होते, आप अपनी यात्रा पर केंद्रित रहते हैं। और जब कंपैरिजन खत्म होता है तो जेलसी भी खत्म होती है, और जेलसी के साथ वो बेचैनी भी चली जाती है जो आपकी ऊर्जा को बिखेर देती है। अट्रैक्शन का एक बहुत प्रैक्टिकल नियम है, जो व्यक्ति खुद के साथ सहज होता है, दुनिया उसके साथ सहज हो जाती है। डिटैचमेंट इसी सहजता को जन्म देता है। जब आप खुद को प्रूव नहीं कर रहे होते तो आप ऑथेंटिक होते हैं, और ऑथेंटिसिटी आज की दुनिया में सबसे रेयर और सबसे आकर्षक गुण है। लोग उन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं जो असली होते हैं, ना कि परफेक्ट दिखने की कोशिश करने वाले। डिटैचमेंट आपको परफेक्ट नहीं बनाता, वो आपको रियल बनाता है। किताब यहां यह भी स्पष्ट करती है कि अट्रैक्शन हमेशा तुरंत नहीं होता। कई बार डिटैचमेंट पहले अंदर की सफाई करता है। गलत रिश्ते छूटते हैं, गलत अवसर अपने आप दूर हो जाते हैं, और कई लोगों को यह चरण लॉस जैसा लगता है, लेकिन असल में यह स्पेस बन रहा होता है, और जहां स्पेस होता है वहीं कुछ नया प्रवेश करता है। डिटैचमेंट आपको रिजेक्शन से नहीं डरने देता, क्योंकि अब रिजेक्शन आपकी पहचान नहीं तोड़ता, और जो व्यक्ति रिजेक्शन से नहीं डरता वो पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। यही कॉन्फिडेंस सही लोगों, सही अवसरों और सही समय को आपकी ओर खींचता है। किताब बार बार यही दोहराती है, आपको किसी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए उसे पकड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस वो व्यक्ति बनना है जिसके साथ चीजें स्वाभाविक रूप से जुड़ना चाहें। डिटैचमेंट इसी बनने की प्रक्रिया है। आप कम चाहते हैं लेकिन बेहतर चुनते हैं। आप कम दौड़ते हैं लेकिन सही दिशा में चलते हैं। और यही कारण है कि जब डिटैचमेंट सक्रिय होता है तो अट्रैक्शन किसी प्रयास के बिना काम करने लगता है। अब हम उस अवस्था की बात करते हैं जहां जीत संघर्ष की तरह महसूस नहीं होती, जहां प्रयास होता है लेकिन भीतर खिंचाव नहीं होता। किताब इसे सरेंडर माइंडसेट कहती है। सरेंडर का मतलब हार मान लेना नहीं है। सरेंडर का मतलब है जिंदगी के साथ लड़ना बंद करना। जब आप हर चीज को अपने तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो आप लगातार तनाव में रहते हैं, क्योंकि जिंदगी आपकी योजना नहीं है। सरेंडर माइंडसेट में आप ये स्वीकार करते हैं कि आपकी शक्ति प्रयास में है, परिणाम पूरी तरह आपके हाथ में नहीं। और जैसे ही ये स्वीकार होता है, दिमाग लड़ना छोड़ देता है। यहीं से एफर्टलेस विनिंग शुरू होती है। एक बहुत सरल उदाहरण समझिए। जब आप पानी में तैरते हैं और डर के कारण हाथ पांव मारते हैं तो आप जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जब आप शरीर को पानी पर छोड़ देते हैं तो पानी खुद आपको संभाल लेता है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। सरेंडर आपको पैसिव नहीं बनाता, वो आपको अलाइंड बनाता है। आप वही करते हैं जो उस क्षण सही है, ना कि वो जो डर आपको करवाना चाहता है। किताब बताती है कि ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि वे सक्षम नहीं हैं, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वे जरूरत से ज्यादा जोर लगा रहे होते हैं। जोर वहां लगता है जहां भरोसा नहीं होता, और सरेंडर भरोसे से जन्म लेता है। जब आप भरोसा करते हैं कि आपने अपना काम किया है तो आप बार बार उसी चीज को साबित करने की कोशिश नहीं करते। यही कारण है कि सरेंडर माइंडसेट में आपकी ऊर्जा बिखरती नहीं है। आप फोकस्ड रहते हैं लेकिन रिजिड नहीं होते। आप कमिटेड रहते हैं लेकिन डेस्परेट नहीं होते। और यही संतुलन आपको बिना थकाए आगे बढ़ाता है। किताब ये भी समझाती है कि जब आप सरेंडर करते हैं तो आपका अहंकार धीमा पड़ता है। आप हर चीज को अपनी इमेज से नहीं जोड़ते। आप गलती होने पर रक्षात्मक नहीं होते।
और जब अहंकार कम होता है तो सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। यही कारण है कि सरेंडर करने वाला व्यक्ति तेजी से ग्रो करता है। एफर्टलेस विनिंग का मतलब है कि आप परिणाम के पीछे नहीं भागते, आप प्रोसेस में इतने उपस्थित होते हैं कि परिणाम अपने आप आकार लेने लगता है। आप कम सोचते हैं लेकिन सही सोचते हैं, आप कम बोलते हैं लेकिन अर्थपूर्ण बोलते हैं, आप कम संघर्ष करते हैं लेकिन ज्यादा आगे बढ़ते हैं। सरेंडर माइंडसेट आपको इस भ्रम से बाहर निकाल देता है कि सब कुछ आप पर निर्भर है, और जैसे ही ये भ्रम टूटता है एक गहरी शांति पैदा होती है और उसी शांति से सबसे सटीक निर्णय निकलते हैं। यही कारण है कि जो लोग भीतर से शांत होते हैं वे बाहर की दुनिया में ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि वे जीतने की कोशिश नहीं करते, वे बस सही तरीके से चलते हैं, और सही तरीके से चलना ही अंततः जीत बन जाता है। एक और बहुत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली बात है जिसे किताब बार बार इशारों में समझाती है। जब आप सरेंडर करते हैं तो आप जिंदगी को दुश्मन नहीं मानते। अधिकतर लोग जिंदगी को एक युद्ध की तरह जीते हैं, हर दिन कुछ साबित करना, हर स्थिति में जीतना, हर गलती को छुपाना। इस मानसिकता में आप कभी आराम में नहीं होते। सरेंडर माइंडसेट में आप जिंदगी को सहयोगी मानते हैं। आप ये मानते हैं कि हर अनुभव, चाहे वो सुखद हो या कठिन, आपको कहीं ना कहीं तैयार कर रहा है। और जब ये विश्वास पैदा होता है तो डर की जगह क्यूरियोसिटी आ जाती है। आप पूछते हैं, ये मुझे क्या सिखा रहा है, ना कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। यही प्रश्न आपकी दिशा बदल देता है। एफर्टलेस विनिंग का एक बड़ा कारण यह भी है कि सरेंडर करने वाला व्यक्ति हर स्थिति में कंट्रोल नहीं ढूंढता। वो ये नहीं कहता कि सब मेरे अनुसार होना चाहिए। वो कहता है, मैं इस स्थिति में सबसे सही प्रतिक्रिया दूंगा। और यही फर्क दबाव और शक्ति के बीच होता है। किताब बताती है कि जब आप हर चीज को अपने ईगो से नहीं जोड़ते तो आप हार को व्यक्तिगत अपमान नहीं मानते, आप फीडबैक को दुश्मन नहीं मार्गदर्शन मानते हैं। और यही दृष्टिकोण आपको इमोशनली मैच्योर बनाता है। सरेंडर माइंडसेट आपको हर पल प्रेजेंस में लाता है। आप ना अतीत में फंसे रहते हैं, ना भविष्य से डरते हैं। आप वही करते हैं जो अभी जरूरी है, और यही अभी आपको सबसे शक्तिशाली बनाता है। एक और उदाहरण समझिए। दो वक्ता एक ही मंच पर बोलते हैं। एक को डर है कि लोग क्या सोचेंगे, दूसरा बस अपनी बात ईमानदारी से रख रहा है। पहला व्यक्ति थक जाता है, दूसरा व्यक्ति बहने लगता है, क्योंकि सरेंडर करने वाला व्यक्ति परिणाम नहीं सत्य से जुड़ा होता है। किताब कहती है, जहां सत्य है वहां जोर की जरूरत नहीं होती। एफर्टलेस विनिंग का यही रहस्य है। आप ज्यादा योजना नहीं बनाते, लेकिन आप तैयारी पूरी करते हैं। आप हर कदम को नियंत्रित नहीं करते, लेकिन आप दिशा स्पष्ट रखते हैं। और इस संतुलन में जीवन भारी नहीं लगता। आप गिरते हैं लेकिन टूटते नहीं, आप रुकते हैं लेकिन पीछे नहीं जाते। सरेंडर माइंडसेट आपको इस भ्रम से बाहर निकाल देता है कि आपको हर चीज समझनी होगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए बस आगे बढ़ना होता है, बिना ये जाने कि पूरा रास्ता कैसा होगा। और जो व्यक्ति इस अनिश्चितता में भी शांत रह पाता है, वही व्यक्ति वास्तव में एफर्टलेसली जीतता है। अब यहां बात किसी सिद्धांत की नहीं है, अब बात है उसे जीने की। क्योंकि समझ तभी काम आती है जब वो आपके रोजमर्रा के निर्णयों में दिखाई दे। पहला कदम बहुत सरल है, लेकिन सबसे कठिन भी। हर दिन अपने आप से यह स्पष्ट करना कि आपका नियंत्रण कहां तक है और कहां खत्म होता है। जो आपके हाथ में है उस पर पूरा ध्यान दीजिए, जो आपके हाथ में नहीं है उसे लेकर खुद को सजा मत दीजिए। आप ये तय कर सकते हैं कि आज आप कितना ईमानदार प्रयास करेंगे, लेकिन ये तय नहीं कर सकते कि दुनिया उसका क्या जवाब देगी। दूसरा कदम है अपनी पहचान को परिणाम से अलग करना। आज से ये वाक्य अपने भीतर बैठा लीजिए, मैं अपने प्रयास से मूल्यवान हूं, अपने परिणाम से नहीं। जब ये बात अंदर बैठ जाती है तो डर अपने आप कमजोर पड़ जाता है। तीसरा कदम है नीडीनेस को पहचानना, उसे दबाना नहीं। जब भी आप बेचैन महसूस करें, जब भी लगे कि ये होना ही चाहिए, तो रुकिए, खुद से पूछिए, क्या मैं अभी परिणाम से चिपक रहा हूं? यह सवाल आपको डिटैचमेंट की ओर लौटा लाएगा। चौथा कदम है प्रोसेस में पूरी तरह उपस्थित रहना। आप जो भी करें पूरा करें, आधे मन से नहीं। काम करते समय भविष्य के डर को बीच में मत लाइए।
वर्तमान को पूरा जीने दीजिए। 5वां कदम है भावनात्मक संतुलन। सफलता आए तो अहंकार में मत जाइए, असफलता आए तो खुद को दोषी मत बनाइए। दोनों ही स्थितियों में सीख को पकड़िए, भावनाओं को नहीं। 6वां कदम है हर दिन एक छोटा सरेंडर। दिन के अंत में खुद से कहिए, मैंने अपना काम किया, अब बाकी छोड़ता हूं। यह वाक्य आपके दिमाग को आराम देता है और आराम किया हुआ दिमाग अगले दिन बेहतर काम करता है। 7वां कदम है धैर्य। डिटैचमेंट कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये एक अभ्यास है। कुछ दिन आप शांत रहेंगे, कुछ दिन फिर से उलझेंगे, ये सामान्य है। लेकिन हर बार जब आप परिणाम छोड़कर प्रयास चुनते हैं, आप मजबूत बनते हैं। याद रखिए, आपको जिंदगी से कुछ खींचने नहीं आए हैं, आप जिंदगी के साथ चलने आए हैं। और जिस दिन आप ये चलना सीख लेते हैं, उसी दिन जिंदगी भारी नहीं लगती, जिंदगी बहने लगती है। एक और बात जो इस एक्शन प्लान को पूरा करती है, वो है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। हर दिन खुद को जज मत कीजिए, बस ऑब्जर्व कीजिए। देखिए कि आप कब बेचैन हो जाते हैं, कब ज्यादा कंट्रोल करने लगते हैं, कब भविष्य आपको खींच ले जाता है। ऑब्जर्वेशन बिना जजमेंट के हो, क्योंकि जजमेंट फिर से अटैचमेंट पैदा करता है। डिटैचमेंट का अभ्यास शांत जागरूकता से होता है, जबरदस्ती से नहीं। इसके बाद आता है कंसिस्टेंसी का नियम। डिटैचमेंट कोई बड़ा फैसला नहीं है, ये रोज के छोटे चुनाव हैं। हर बार जब आप डर की जगह क्लैरिटी चुनते हैं, हर बार जब आप परिणाम की जगह प्रक्रिया चुनते हैं, आप सही दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि ओवर थिंकिंग की आवाज कम हो रही है, नीडीनेस की पकड़ ढीली पड़ रही है और भीतर एक स्थिरता जन्म ले रही है। यही स्थिरता आपका असली फाउंडेशन बन जाती है। और जब फाउंडेशन मजबूत होता है तो जिंदगी के उतार चढ़ाव आपको गिराते नहीं, सिखाते हैं। याद रखिए, आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस प्रेजेंट होना है। आपको हर उत्तर जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस ईमानदारी से आगे बढ़ते रहना है। डिटैचमेंट आपको पीछे नहीं ले जाता, वो आपको हल्का करता है और हल्का इंसान हमेशा तेज चलता है। अगर ये समझ आपको भीतर तक छूती है, अगर आपने खुद को इन शब्दों में कहीं ना कहीं पाया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि यही संकेत है कि आप सीखने के लिए तैयार हैं। अगर आप ऐसे ही जिंदगी को सरल, स्पष्ट और शक्तिशाली बनाने वाले विचारों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई अनुभव है जो आप साझा करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप सिर्फ साझा नहीं करते, आप खुद को और गहराई से समझते हैं। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी ऐसे इंसान की मदद कर सकता है जो आज भी ओवर थिंकिंग और दबाव में जी रहा है, तो इसे शेयर कर दीजिए। कभी कभी एक सही विचार किसी की पूरी दिशा बदल सकता है। याद रखिए, आपको जिंदगी से लड़ना नहीं है, आपको जिंदगी को समझना है। और जैसे ही आप समझना शुरू करते हैं, जिंदगी अपने आप आपके साथ चलने लगती है।